एंजल ये देखो मैंने ये क्या बनाया, अच्छा है ना। हफ्सा जो अपनी सोचों में गुम बैठी थी, हादी की आवाज़ पर जैसे होश में आई और गर्दन मुड़कर उसकी तरफ देखा जो मासूमियत से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे यकदम ही उस पर बेइंतहा प्यार आया था। उसे यहाँ रहते 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस 1 हफ्ते में उस दिन के बाद उसका सामना असपन से ना होने के बराबर हुआ था। हफ्सा तो अगले दिन ही वहाँ से जा रही थी, मगर हयात साहब उसके यूं अचानक जाने से परेशान हुए थे, पर वो उनको अपने जाने की असल वजह नहीं बता सकती थी। मगर उसके मना करने के बावजूद वो और हादी उसे रोक चुके थे। उसे उनकी इतनी मोहब्बत के आगे हार मानना ही पड़ी। दूसरा, वो वहाँ रुकने के लिए मजबूर भी थी। उसने इस सच को भी तस्लीम कर लिया था कि असमत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। वो उसके लिए रुकता भी क्यों, वो उसकी ज़िंदगी से अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद बंद करके जा चुकी थी। पर दिल के किसी कोने में एक चुभन सी थी जो उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। इसी बीच एक बात जो उसे अजीब लगी, वो थी हादी की माँ की उस घर में गैर मौजूदगी। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था, यहाँ तक कि हादी भी नहीं। पता नहीं हादी की माँ कौन थी, वो ये ज़रूर जानना चाहती थी। बताओ ना एंजल, कैसी बनी है। उसने अपनी ड्राइंग फिर से उसके सामने लहराई। वेल डन बेटा, बहुत प्यारी बनाई है आपने। मुझे तो इतनी अच्छी ड्राइंग करनी भी नहीं आती, वो तारीफी अंदाज में उसकी ड्राइंग देखते बोली। इस 1 हफ्ते में हादी उसके बहुत करीब आ चुका था। मेरे रूम में और पेपर्स रखे हैं, आप लेकर आओ। एंजल, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ड्राइंग करते हैं। उस वक्त उसको हुक्म देता वो बिल्कुल असमंद लग रहा था। हफ्सा फीकी हंसती हंसती वहाँ से उठकर उसके कमरे की जानी पड़ी जो ऊपर मौजूद था। उसके जाते ही हादी फिर से अपने काम में लग गया था। जब उसे अपने करीब किसी का एहसास हुआ, एंजल तुम आ गई, वो आने वाले को देखे बगैर बोला, हाँ मैं आ गई हूँ अपने बेटे के पास हमेशा के लिए। अनजानी आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया था। सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसके मुस्कुराते लब यकदम भींच गए, जिसे रुबाब ने फौरन महसूस किया। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने डैड का बेटा हूँ, वो उसकी तरफ देखते नागवारी से बोला था। वो अपनी माँ को जानता था और ये भी जानता था कि वो कैसे उसको छोड़कर चली गई थी। वो हादी के दिल में इतनी नफरत डाल चुका था कि अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर नागवारी और उस छोटे से बच्चे के सर्द अंदाज पर रुबाब के अंदर गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। सुन लिया तुमने, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें अपनी माँ नहीं समझता तो फिर किस हक से उसकी कस्टडी मांग रही हो तुम। वो वहीं गुस्से में खड़ी खोल रही थी जब उसे अपने पीछे असफंद की आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से उसकी तरफ पलटी। असफंद उसकी आमद से बाखबर था। मुस्तफ़ा पहले उसे बता चुका था, इसलिए रुबाब को यहाँ देख उसको हैरानी नहीं हुई। तुम्हारे या हादी के ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं हादी की माँ हूँ और रहूँगी, और कोर्ट भी एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं करेगी। उस वक्त उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी जो असमत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो आज भी वैसी ही थी जैसी 5 साल पहले, कुछ भी तब्दीली नहीं आई थी उसमें। तुम देख लेना, हादी की कस्टडी मुझे ही मिलेगी। मैं हादी को तुमसे इतनी दूर ले जाऊंगी कि तुम उसकी शक्ल को देखने को तरसते रह जाओगे। उसने हाथ बढ़ाकर उसके रुखसार को छूना चाहा, पर वो वहाँ से हटता अपने बाप के पीछे जा छुपा। वो उसकी माँ थी, 5 साल बाद उसे देख रही थी, पर उसके अंदाज और लबो लहजे में कहीं भी माँ का प्यार नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए ज़रूरी था तो सिर्फ असफंद को हराना, और मैं ऐसा वक्त आने ही नहीं दूंगा रुबाब जमान शाह। तुम खाली हाथ ही रह जाओगी, ये वादा है मेरा तुमसे। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला और अपने पीछे खड़े हाथी को अपने बाजू में उठाया। देखते हैं किसकी जीत होती है, तुम्हारी मोहब्बत की या मेरी जिद की। वो एक अदा से अपने बाल साइड पर करते हुए बोली और अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए। उन्हें छुपाया था, जल्दी मिलेंगे कोर्ट में। वो एक नज़र उसकी गोद में मौजूद हाथी पर डालती वहाँ से चली गई। उसकी हील्स की टक टक की आवाज़ वो काफ़ी देर खड़ा वहाँ सुनता रहा था। सुन तो हफ्सा भी रही थी, जितनी खामोशी से वो यहाँ आई थी उतनी खामोशी से वहाँ से पलट गई। रुबाब हाथी की माँ है, ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई। उसे तो असफंद और रुबाब की तलाक वाली बात ने हैरान किया था। रुबाब जमान शाह जो असफंद के लिए दीवानी थी, उसकी दीवानगी हफ्सा भी देख चुकी थी। उसकी दीवानगी की वजह से वो इस हाल में थी जिसके लिए वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सुना तुमने, इस मसले का कोई हल निकालो फ़ौरन साइम। वो अपने बैठे वकील पर भड़का था। अभी 2 दिन पहले उसके ऑफिस में आकर उसने केस को जीतने के लिए जो सोल्यूशन बताया उसे सुनकर असफंद जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। सर, अगर आप ये केस जीतना चाहते हैं तो आपको शादी करना ही पड़ेगी, वरना कोर्ट मिस रुबाब जमान के हक में फ़ैसला ले सकती है, क्योंकि वो माँ है और हादी अभी बहुत छोटा। साइम फिर से उसे रसान से समझाने लगा और एक नज़र अपने बराबर बैठे हयात साहब को देखा। वो दोनों पिछले 2 दिन से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर
वो उनकी सुन ही नहीं रहा था। अगर आप निकाह कर लेते हैं तो हादी के पास माँ मौजूद होगी, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रुबाब सिंगल मदर होने की वजह से उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी। वो उसको एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझा रहा था, मगर असफन निकाह जैसे बंधन में फिर से नहीं बंधना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में अब किसी के लिए कोई जगह ना थी। तुम्हारा वकील बिल्कुल ठीक कह रहा है असफन, जीतने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बार खामोशी से सब सुनते हयात साहब ने भी उसे वकील से इत्तफाक करने को कहा था। पर डैड, आप तो सब जानते हैं, फिर मैं कैसे? वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। रुबाब के इरादे जानकर अब वो ज़्यादा अलर्ट हो गया था। मिस्टर साइम, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हमारा जो भी फैसला होगा हम आपको कॉल करके बता देंगे। हयात साहब इस बार साइम से मुखातिब हुए। उनकी बात सुनकर वो इजाज़त लेता उसकी स्टडी से निकलता चला गया। असफन, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अपनी पहली शादी की वजह से तुम इस परेशानी में मुब्तला हो, पर एक बार अपने बेटे के बारे में सोचो। वो उसकी पुश्त को देखते हुए बोले। वो उस वक्त अपने बेटे की हालत पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं हादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ डैड, पर यह सब इतना आसान तो नहीं कि मैं बाज़ार जाऊँ और वहाँ से अपने लिए एक लड़की ले आऊँ और उससे निकाह कर लूँ। वो कुछ तो राज़ी हुआ था, वो हादी के लिए अपनी जान भी दे सकता था। फिर निकाह तो बहुत छोटी बात थी, लड़की तो है, अगर तुम्हारी और उसकी मर्ज़ी हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसको राज़ी होता देख हयात साहब के चेहरे पर एक चमक सी आई, जबकि उसकी बात पर असफंद एकदम उनकी जानिब मुड़ा था। मैं समझा नहीं, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? असफंद नासमझी से उनकी तरफ देखने लगा। हफ्सा, और कौन? तुमने देखा नहीं? बस एक हफ्ते में वो हमारे हादी से कितना घुल मिल गई। हादी भी उसके साथ खुश रहता है। तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं उससे बात करता हूँ। उन्हें हफ्सा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। जिस तरह हादी उसके साथ मोहब्बत से रहता था, ये देखकर उन्हें खुशी होती थी। वो सब प्लान किए बैठे थे, मगर उनकी बात सुनकर असफंद के माथे पर पड़े बलों में और इजाफा हुआ था। वो सब प्लान किए बैठे थे, मगर उनकी बात सुनकर असफंद के माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है डैड, मैं किसी से भी निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर उससे हरगिज़ नहीं। वो चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए उनकी तरफ देखकर बोला, पर उसका दिल उससे जैसे बगावत कर रहा था। क्यों बेटा, क्या कमी है उसमें? वैसे भी इस वक्त वो बहुत मुश्किल में है, उसे सहारे की ज़रूरत है। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो, और फिर निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। वो उसको अपनी दलील से कायल करने की कोशिश कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी बातों से असफंद के गुस्से में भी इजाफा हो रहा था। हफ्सा किस परेशानी में उसके घर रह रही थी वो ये नहीं जानता था, ना उसने कभी जानने की कोशिश की। वो उसे इस घर में सिर्फ अपने बाप की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। मोहब्बत लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है डैड, और प्लीज़ मैं उस लड़की से निकाह नहीं कर सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। उसके सर्द लहजे पर हयात साहब बस खामोशी से उसको देख कर रह गए। असफंद, तुम्हारी परेशानी में उस लड़की का यहाँ आना कोई इत्तफाक नहीं है, उसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अपनी ज़िद को एक तरफ रख कर सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िद की वजह से तुम हादी से दूर हो जाओ। हयात साहब अपनी बात कहकर उसको सोचों में छोड़कर वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद असफंद गिरने के से अंदाज में अपनी चेयर पर आ बैठा था। अगर उसका हादी उससे दूर हो गया तो वो उसके बगैर नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे कुछ तो करना था, और जल्दी करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे चंद लम्हे लगे थे फैसला लेने में, और ये फैसला उसने सिर्फ और सिर्फ हादी के लिए लिया था। आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही हूँ, चलिए चलकर खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। रुखसार बेगम लॉन में एक तरफ कुर्सी पर खामोशी से बैठे इब्राहिम खान से मुखातिब हुई थी। वो काफ़ी देर से उन्हें पूरे घर में तलाश करती फिर रही थी। उन्हें यहाँ बैठा देख रुखसार बेगम को इत्मीनान सा हुआ था। वो जानती थी कि उनके शोहर के दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है और ना ही इज्जत, पर उनके लिए इब्राहिम साहब ही सब कुछ थे। तुम्हारी बेटी मेरा चैन सुकून सब तबाह करके चली गई और तुम्हें खाने की पड़ी है। वो कहर बरसाती नज़रों से उनकी तरफ देखते झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उनके इस कदर शदीद रद्द अमल पर रुखसार बेगम सहम कर उनसे 2 कदम पीछे हुई थी। इतने साल उनके साथ गुजारने के बाद वो आज तक उनके उस रवैये की आदी नहीं हुई थी। 10 दिन हो गए हैं, पूरे 10 दिन तुम्हारी उस बेटी का कुछ पता नहीं चला, जो दूसरी बार मुआशरे में मेरी इज्जत ख़राब करके चली गई। उन्होंने गुस्से में सख्ती से अपनी मुट्ठी भींची थी। उनकी इस इल्ज़ाम पर रुखसार बेगम ने तड़प कर उनकी तरफ देखा। अपनी बेटी के बारे में ऐसा तो ना बोले इब्राहिम, अगर वो इस बार अपनी मर्ज़ी से गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो हुआ उसमें हफ्सा की कोई गलती थी। उन्होंने अपनी बेटी के दामन पर लगे दाग को मिटाना चाहा जो लोग उस पर लगा चुके थे। तुम्हारे कुछ भी कहने से वो सब नहीं बदलने वाला रुखसार, पहले की तरह इस बार भी तुम्हारी बेटी गलत है। उनके जहरखंद लहजे पर रुखसार बेगम के आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई थी।
कैसा बाप था जो अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे बोल रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें हफ्सा की फिक्र से ज़्यादा शम्स के साथ होने वाली पार्टनरशिप टूट जाने का खदशा था। उसे तो शुक्र करना चाहिए था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी शम्स उससे निकाह के लिए राज़ी है, वरना वो जो कर चुकी है ना, उसके बाद कोई भी इज्जतदार घराने के लोग हमसे रिश्ता भी जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। मगर उस खुदगर्ज लड़की को देखो, भाग गई, अपने बाप की इज्जत का ख्याल तक नहीं किया उसने। उनकी बातें किसी तीर की तरह रुखसार बेगम के दिल में लगकर उनके दिल को जख्मी कर रही थी। आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलें इब्राहिम, हमारी अफ़सा ऐसा नहीं है। आप उसके बाप होकर ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं उसके बारे में। उन्हें मालूम था उनका शौहर पत्थर दिल है, पर अपनी बेटी के लिए भी उनके दिल में ज़रा जज्बात नहीं थे। बाप हूँ इसलिए इतना कुछ करने के बावजूद उसका कत्ल करने की बजाय उसे इस घर में रहने दिया, उसका निकाह कराने का सोचा, लेकिन नहीं, वो निकाह से भी भाग गई। अगर वो एक खुदगर्ज बाप ना होते तो यकीनन अपनी बेटी की तकलीफ़ को ज़रूर समझते। यहाँ खड़े होकर रोने से अच्छा है कि जाकर दुआ करो कि तुम्हारी बेटी मिल जाए तो शायद मैं उसे बख्श दूँ। शम्स नहीं बख्शेगा उसे। अपनी बात कहते वो वहाँ रुके नहीं थे, तेज़ी से कदम उठाते अंदर की जानिब चले गए, जबकि रुखसार बेगम वहीं ज़मीन पर बैठी रोती चली गई। खड़ी क्यों हो, बैठो, क्योंकि मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ उसे सुनकर यकीनन तुम मज़ीद खड़ी नहीं हो पाओगी। वो अजनबी अंदाज में कहता अपनी टेबल पर रखे पेन को लेकर अपने हाथ की उंगली में घुमाने लगा। वो जो पहले ही शौक की कैफियत में उसके सामने खड़ी थी, ऊपर से उसके अंदाज और बात ने हफ्सा को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। हफ्सा को उसके घर में रहते हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके थे और आज उसने पहली बार उसे खुद से मुखातिब किया था, बल्कि उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए अपनी स्टडी में भी बुलाया था। और अब वो हैरान सी सामने खड़ी उसके हाथ में घूमते पेन को देख रही थी। तुम्हें मालूम है, मेरे बाप ने तुम्हें अपने घर में इसलिए रखा कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुमने मेरे बेटे की मदद की। वो बोलता हुआ एक लम्हे को रुका था और हफ्सा उसकी बात में उलझ कर रह गई, जाने वो क्या कहने वाला था। सोचो, अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि तुम्हारे बाप के आदमी पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तो शायद ये जानने के बाद वो तुम्हें इस घर में एक पल के लिए ना रहने दें। अपनी बात कहकर वो तल्खी से मुस्कुराया, जबकि हफ्सा फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। ये सब तो उसने हयात साहब को भी नहीं बताया था और उसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि उसका बाप चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं था। और वो ये कैसे भूल गई थी कि असफन यार खान के लिए कुछ भी जानना मुश्किल नहीं। मेरा एक फ़ोन और वो लोग तुम्हारे सामने होंगे। उसकी धमकी पर हफ्सा ने अपने सामने मौजूद टेबल का सहारा लिया था। असफन को ये जानकर हैरानी हुई थी कि वो अपने निकाह से भागकर उसका निकाह किससे हो रहा था अभी वो जान नहीं पाया था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया तुम उसका बदला लेना चाहते हो ना। वो गिरने के से अंदाज में अपने पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठी थी। वो किसी भी हाल में वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जाने का सोच कर ही ना रुकने वाले आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसे देख असफन का दिल बेचैन हुआ। और रोने की बजाय तुम ये सोचो कि मुझे उन्हें यहाँ से बुलाने से कैसे रोक सकती हो। वो उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करता अपनी चेयर से उठा और भारी कदम उठाता आयन उसकी चेयर के सामने आ रुका। कैसे रोकूं और तुम मेरे रोकने से रुक जाओगे? एक उम्मीद और सवाल के साथ हफ्सा ने उसकी गहरी नीली आंखों में झांका था और असफन को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा अगर इसी तरह वो उसकी आंखों में झांकती रही तो। मुझसे निकाह कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अपने दोनों हाथ उसकी चेयर के दोनों साइड पर रखकर वो उससे अपने घेरे में लेता उसके करीब झुका। बेतासुर चेहरा लिए वो उसकी आंखों में झांक रहा था और उसके अल्फाज सुनकर हफ्सा को लगा ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। वो उठ खड़ी हुई। अगर वो खड़ी होती तो यकीनन गिर चुकी होती अब तक। निकाह तो उससे किया जाता है ना जिससे मोहब्बत हो, या निकाह के बाद मोहब्बत करना हो। और यकीनन तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत लफ्ज़ का मीम भी नहीं होगा। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर बोली। उस वक्त वो उसके करीब ही झुका हुआ था, इतना करीब कि हफ्सा को उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी इतनी कुर्बत से उसको अपना हलक खुश्क पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हफ्सा इब्राहिम खान, पर मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी मोहब्बत में नापसंदीदा शख्स से निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ। वो चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए बोला था। नज़रें अभी भी हफ्सा के चेहरे पर जमी थी। अगर मैं मना कर दूँ? उसने अपने निचले होंठों को दांतों तले दबाया। उसकी ये हरकत असफंद की नज़रों से पोशीदा नहीं रही। ये निकाह करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, अच्छी तरह सोच कर बता दो। वो सीधा होता हुआ बोला और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, जैसे बता रहा हो कि उसका टाइम शुरू हो चुका है। उसने बहुत दिमाग से खेल खेला था। वो हफ्सा के सामने झुकना नहीं चाहता था, बल्कि उसने हफ्सा को ऐसी मुश्किल में डाल दिया कि अब वो खुद उसके सामने झुकने पर मजबूर थी।
कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? उसकी रोई रोई सी आवाज़ मुस्तफ़ा के कानों में पड़ी, मगर वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करता लंबे लंबे ढक भरता तेज़ी से उसकी कलाई थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था, जबकि हुरैन को उसके कदम से कदम मिलाकर चलने में काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ रहा था। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए बोली, मगर वो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी गिरफ्त उसकी नाजुक कलाई पर मज़ीद सख्त कर चुका था। उसकी सख्त पकड़ से दर्द की वजह से हुरैन के मुंह से कराह सी निकली थी, जिसे वो फ़ौरन दबा गई। पिछले एक हफ्ते से दोनों के दरमियान बातचीत बिल्कुल बंद थी। हुरैन ने दाऊद साहब से ये तक कह दिया था कि अगर मुस्तफ़ा ने उससे निकाह करने की कोशिश की तो वो खुद की जान ले लेगी। मुस्तफ़ा ने जब ये सुना तो वो सख्ती से अपने लब भींच कर रह गया। उस लड़की की ज़िद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज उसने सोच लिया था कि वो उसकी ज़िद को तोड़ कर ही रहेगा, इसलिए आज वो उसे वहाँ लेकर जा रहा था जहाँ हुरैन को जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप मेरा निकाह ज़बरदस्ती करवाने के लिए ले जा रहे हैं तो मैं पहले कह रही हूँ, इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, आप पछताओ। उसका जुमला मुंह में ही रह गया जब वो उसे अपने विला के पिछले हिस्से में मौजूद बेसमेंट के सामने आकर रोक गया। ये वो जगह थी जहाँ मुस्तफ़ा ने उसको आने की कभी इजाज़त नहीं दी, और आज वो उसे लिए यहाँ खड़ा था। वो नासमझी से उसे देखने लगी। अंदर जो कुछ होगा उसे देखकर तुम पछताओगी कि तुमने मुझ जैसे शख्स से मोहब्बत करने की गलती की, और अपना फ़ैसला बदलने में देर नहीं करोगी। वो एक नज़र उसकी तरफ देखता उसको अपने साथ खींचता अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वहाँ का मंजर देखकर हुरैन का अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर रह गया। सामने उसका नया बॉडीगार्ड और मुस्तफ़ा का एक आदमी उसके बराबर में बॉडीगार्ड को बुरी तरह पीट रहे थे, जबकि वो कुर्सी पर बैठा दर्द से करा रहा था। हुरैन को उन लोगों से दहशत सी महसूस हुई। प्लीज़ मत मारो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो, आप रोको उन लोगों को। वो वहशत भरी नज़र से अपने सामने चलते मंजर को देख मुस्तफ़ा की जानिब मुड़कर हलक के बल चिल्लाए, जिसकी नज़रें उस मंजर पर ही थी। एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले वो बड़े सुकून से खड़ा सब इंजॉय कर रहा था। ही बिट्रेड मी, और उसे इसकी सज़ा मिल गई। वो उसके डर, उसकी चीख को नज़रअंदाज करता उसके करीब बैठा। नज़रें अभी भी उसी मंजर पर थीं जहाँ उसके दो आदमी उस शख्स को बुरी तरह पीट रहे थे। उसका लहजा बिल्कुल बर्फ़ की तरह सर्द था, जबकि आंखें कहर बरसा रही थीं, और वो जानती थी उसके लहजे को, उसके इस अंदाज को वो जान चुकी थी। उस वक्त उसे अपने पीछे खड़े उस शख्स से वहशत महसूस हो रही थी। प्लीज़ मेरी वजह से इसको सज़ा मत दें, ये मर जाएगा। वो इस बार रोती हुई उसकी जानिब पलटी। हुरैन को लग रहा था कि यूनिवर्सिटी वाले वाक़ये की वजह से वो उसके पुराने गार्ड को सज़ा दे रहा है। इसे तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी गुस्ताखी की वजह से सज़ा मिल रही है। वो सख्त अंदाज में बोलता आगे बढ़ा। हुरैन पर नज़र रखने वाला उसका पुराने वाला गार्ड भी उन लोगों से मिला हुआ था। वो चाहता तो उसको यूं ही ख़त्म कर देता, पर वो हुरैन को बताना चाहता था कि वो है क्या। छोड़ो इसे, मर जाएगा वो, आप किसी को भी सज़ा देने का हक नहीं रखते। इस बार उसकी आवाज़ में दर्द था। वो अपनी नज़रों के सामने किसी को यूं ज़ख्मी होता नहीं देख सकती थी। जबकि मुस्तफ़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा और अपने आदमी को हटाकर इतनी ताकत से उस गार्ड के मुंह पर मुक्का मारा कि वो शख्स कुर्सी से गिर चुका था। नाक और मुंह से खून बहना शुरू हो चुका था। मुस्तफ़ा ने पास पड़ी उस लोहे की कुर्सी को उठाया और हुरैन की तरफ देखा, जो दीवार से लगी खड़ी वहशत ज़दा नज़रों से उसी को देख रही थी। उसके लिए मुस्तफ़ा का ये रूप बिल्कुल नया था, और मुस्तफ़ा भी उससे अपनी असलियत छुपाना नहीं चाहता था। वो उसे जानबूझकर ये सब दिखा रहा था कि वो क्या है। वो उसे बताना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी किस शख्स के साथ गुजारना चाहती है, ताकि वो अपना फ़ैसला बदल ले। उसने पूरी ताकत लगाकर वो कुर्सी उसकी टांगों पर मारी। तकलीफ़ से वो शख्स चीख उठा, साथ ही हुरैन की भी चीख निकली। वो दीवार के सहारे खड़ी अपनी सिसकी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुस्तफ़ा उसको रोता हुआ देखकर उसके करीब बढ़ा। ये सब देखने के बाद भी क्या तुम मुझसे मोहब्बत कर पाओगी? नहीं ना, इसलिए बोल रहा था अपना फ़ैसला बदल लो, वरना ये सब देखने की नौबत ही ना आती। वो अपनी एक उंगली से उसके आंसू साफ करता बोला, नज़रें उसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे पर जमी थी। मेरे दिल में आपके लिए सालों से जो मोहब्बत है ना, वो ये सब देखकर एक लम्हे में ख़त्म नहीं हो गई, और मेरा फ़ैसला आखिरी सांस तक नहीं बदलेगा। वो रोती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। वो मोहब्बत के उस सफ़र पर थी जहाँ वापसी का रास्ता था ही नहीं। अगर तुम्हारा फ़ैसला यही है तो ठीक है, इस निकाह के बाद मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना तुम। उसकी ज़िद के आगे अपने गुस्से को ज़ब्त किए वो हार मानते बोला, जब तुम उस एक तरफा रिश्ते को निभाते हुए थक जाओ तो याद रखना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वापसी के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। वो अपनी बात कहकर तेज़ी से पलटा था, जबकि उसकी बात पर हुरैन अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी।